वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जो भी जब सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग, एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। येस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट द टाइम ऑफ दिवाली बिकॉज ऑलरेडी मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिला है एंड ऑलरेडी ये जो वाइंडिंग अप के 10 सेक्शंस हैं ड्यू टू दिस फेस्टिव सीजन्स कई बार मैं 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट एंड लेट अस स्टार्ट विथ अनदर 10 सेक्शंस ऑफ द वाइंडिंग अप। सेक्शन नंबर 293 क्या था इसमें। अब बोलते हैं कि देखो वाइंडिंग अप जब होता है आपने कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद लिक्विडेटर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है लिक्विडेटर की कि लिक्विडेटर को कौन कौन सी बुक्स रखनी होंगी, बुक्स टू बी केप्ट बाय लिक्विडेटर। तो 293 इज़ अबाउट द बुक्स टू बी केप्ट। तो उसमें बोला जाता है कि बुक्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब बुक होंगी प्रॉपर मैनर में उन बुक्स को रखा जाना चाहिए। इसमें बोलते हैं कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, बुक्स जो भी होंगी प्रॉपर मैनर में प्रिस्क्राइब जो करी होंगी उसे रखना पड़ेगा। देन जो क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर है उनका राइट है कि वो इन बुक्स को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं पर्सनली और थ्रू द एजेंट। नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जस्ट द थिंग इज कंपनी लिक्विडेटर को कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स बोली गई हैं उस मैनर में उसे रखनी होंगी, एंड क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर आइदर पर्सनली और थ्रू एन एजेंट उन बुक्स को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देन सेक्शन 294 किस चीज़ का है, 294 इज ऑडिट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर अकाउंट। 294 इज व्हाट, ऑडिट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स अकाउंट। कंपनी लिक्विडेटर्स अकाउंट का क्या कर रहे हैं, अब ऑडिट कर रहे हैं तो बोलते हैं कंपनी लिक्विडेटर को क्या करना है, प्रॉपर एंड रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट भी इंक्लूड होता है। तो कंपनी लिक्विडेटर को मेंटेन करना है प्रॉपर रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट, प्रॉपर एंड रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, दैट इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर इसके बाद बोलते हैं ये जो कंपनी लिक्विडेटर है, कंपनी लिक्विडेटर को एटलीस्ट 2 times इन अ ईयर, नॉट लेस देन 2 times लिखा है, मतलब कम से कम 2 बार एक साल में क्या करना है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस, जो भी उसका ऑफिस टेन्योर है, तो जो भी उसका ऑफिस टेन्योर है तो उसे क्या करना है, नॉट लेस देन ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में कम से कम 2 बार अपने टेन्योर में क्या करना होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रिब्यूनल को देना होगा। डुप्लीकेट फॉर्म में क्या करना होगा, ट्रिब्यूनल को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंपनी लिक्विडेटर को एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर ड्यूरिंग हीज टेन्योर उसे क्या करना होगा, देना होगा, जिसे वेरीफाई किया जाएगा बाय अ डिक्लेरेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका वेरिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, तो इट विच शैल बी वेरीफाइड बाय अ डिक्लेरेशन इन सच फॉर्म मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ट्वाइस देना है, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रिब्यूनल ने दी हैं, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ऑडिट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी लिक्विडेटर मेंटेन कर रहा है तो इसका ऑडिट होगा, और ऑडिट कौन करेगा, ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल शेल कॉज द अकाउंट टू बी ऑडिटेड, ट्रिब्यूनल जो है ऑडिट करवाएंगे इन अकाउंट्स का, ही शेल कॉज द अकाउंट टू बी ऑडिटेड, ये क्या करवाएंगे, इन अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जैसा उन्हें लगता है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, ट्रिब्यूनल को इन अकाउंट्स को फर्निश करेगा और ट्रिब्यूनल क्या करवाएंगे, इन अकाउंट्स का ऑडिट करवाएंगे। देन बोलते हैं जब भी अकाउंट्स का ऑडिट हो जाएगा, जब इन अकाउंट्स का क्या हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, तो व्हेन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन ऑडिटेड, एक कॉपी किसको फाइल की जाएगी, 1 copy शेल बी फाइल्ड बाय कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर एक कॉपी किसको देगा, ट्रिब्यूनल को देगा, और अदर कॉपी किसको जाएगी, रजिस्ट्रार को। इसे भी क्या कर सकता है, क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटर और पर्सन इंटरेस्टेड इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी लिक्विडेटर को मेंटेन करनी है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। इसके बाद इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद यहाँ पे बोल रहे कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि कम से कम साल में 2 बार उसे ये अकाउंट्स क्या करने होंगे, देने होंगे, किसको, ट्रिब्यूनल को देने होंगे ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ट्रिब्यूनल इन अकाउंट्स का ऑडिट करवाएगा, और जैसे ही ऑडिट होता है ये ऑडिटेड कॉपी कंपनी लिक्विडेटर एज वेल एज ए कॉपी रजिस्ट्रार को जाएगी। ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन है बाय द क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटर या फिर जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो इसे क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद बोला जाता है फाइलिंग ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें,
अगर ये अकाउंट्स गवर्नमेंट कंपनी को रिलेट करते हैं तो लिक्विडेटर क्या करेगा, ये कॉपी रजिस्ट्रार को जैसे फाइल की जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिटेड अकाउंट की कॉपी आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है गवर्नमेंट कंपनी में, स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में मेंबर है, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, अगर दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी में मेंबर है तो उनको क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। देन इसके बाद बोलते हैं कि ये ड्यूटी है कंपनी लिक्विडेटर की कि वो क्या करेंगे, प्रिंटेड कॉपी हर क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर को क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। तो कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, जो भी अकाउंट्स क्या हुए हैं, ऑडिटेड हुए हैं, तो उसकी एक समरी क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, और प्रिंटेड समरी किसको सेंड की जाएगी, हर एक क्रेडिटर हर एक कंट्रीब्यूटर को सबमिट की जाएगी। हाँ, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है ये कंप्लाइंस नहीं करना तो वो डिस्पेंस आउट कर सकता है इन कंप्लाइंस को। तो 293 अभी क्या 293 में कि कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे कंपनी लिक्विडेटर को मेंटेन करना है, उसका इंस्पेक्शन क्रेडिटर कंट्रीब्यूटरी पर्सनली या थ्रू एन एजेंट कर सकते हैं। फिर इन अकाउंट्स का ऑडिट होगा 294 में, इन अकाउंट्स का ऑडिट कराया जाएगा। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कम से कम ईयर में नॉट लेस देन 2 टाइम्स ये क्या जाना चाहिए, ये अकाउंट क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए टू दी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इनका ऑडिट करवाएगा, ऑडिट के बाद ये कंपनी लिक्विडेटर को भी अकाउंट जाता है, साथ ही साथ रजिस्ट्रार को भी ये अकाउंट फॉर इंस्पेक्शन जाता है। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर मेंबर है तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऑडिटेड कॉपी जाएगी किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की। देन ड्यूटी ऑफ कंपनी लिक्विडेटर क्या है, कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि एक समराइज्ड फॉर्म में जो भी ऑडिट हुआ है उसका समराइज्ड फॉर्म में प्रिंट आउट निकालेंगे और उसे हर एक कंट्रीब्यूटरी क्रेडिटर को दिया जाएगा। एंड ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है इन कंप्लाइंसेस को नहीं करवाना है तो क्या होगा, इन कंप्लाइंसेस को डिस्पेंस आउट किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 295। सेक्शन 295 क्या है, पेमेंट ऑफ डेट बाय कंट्रीब्यूटरी एंड द एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ। अभी हमने कहाँ देखा था 285, सेक्शन नंबर क्या था हमारा 285, सेक्शन नंबर 285 लास्ट वीडियो में किस चीज़ के लिए देखा था, सेटलमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द एसेट। अब उसी से रिलेटेड एक सेक्शन है, सपोज कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस कंट्रीब्यूटरी का, या फिर कंपनी को इस कंट्रीब्यूटरी को कुछ पे करना है बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, ये पेमेंट मेंबर की कैपेसिटी में नहीं करना है, कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या किसी और रीज़न से कंपनी को इस कंट्रीब्यूटरी को अगर कुछ पे करना है, ये डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे बात किसकी नहीं चल रही, यहाँ पे डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं चल रही है, नॉट बीइंग इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर बोल रहे, इंडिपेंडेंटली कोई डीलिंग हुई है, इंडिपेंडेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके कारण सामने वाले को कुछ पे करना था। तो अगर क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट हो चुका है, अगर क्या हो गया है ओवरऑल फुल पेमेंट हैव बीन मेड टू द क्रेडिटर, तो ये क्या कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट उस क्रेडिटर से हमें, उस कंट्रीब्यूटर से कितना हमें मंगवाना है उसका सेट ऑफ किया जा सकता है। 295 इज़ अबाउट द पेमेंट ऑफ डेट बाय कंट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूनल को अगर लगता है किसी भी टाइम, जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया, पास करने के बाद अगर क्या हुआ, कंट्रीब्यूटर से कुछ पेमेंट मंगवाई लेकिन देखा कि उस कंट्रीब्यूटर को नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, चाहे डिविडेंड या प्रॉफिट छोड़ के नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर कुछ पे करना है, मे बी उसका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, मे बी इंडिपेंडेंट किसी डीलिंग के रीज़न से, एंड सारा के सारा जो फुल पेमेंट क्रेडिटर को वो हो चुका है, तो सेट ऑफ अलाउ किया जा सकता है। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ अलाउ कर सकते हैं। जैसे ट्रिब्यूनल बोल रहा है इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, अगर कंपनी क्या है अनलिमिटेड है तो कंट्रीब्यूटरीज जो हैं उनको सेट ऑफ अलाउ किया जा सकता है, जो मनी कंपनी को पे करनी है इंडिपेंडेंट डीलिंग या कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसका सेट ऑफ। और अगर लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर मैनेजर जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, डायरेक्टर या मैनेजर जिनकी क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उनके लिए सेट ऑफ अलाउ किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 296। 296 क्या है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक कॉल। ये ट्रिब्यूनल की पावर है, ट्रिब्यूनल को लगता है कि प्रेजेंट कंट्रीब्यूटरीज अगर पूरी तरह से लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते, लाइबिलिटी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो कंट्रीब्यूटरीज को ऑर्डर किया जा सकता है कि उन्हें कॉल पे करने। तो ट्रिब्यूनल को किसी भी टाइम आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप अगर ऐसा लगता है तो कि है ना असेट्स क्या होने वाली है, जो असेट्स है वो
ओवरऑल असेट्स क्या नहीं कर पाएंगी, कंट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, सफिशेंट असेट्स नहीं है, तो वो कॉल कर सकता है सारे कंट्रीब्यूटरी या कुछ कंट्रीब्यूटरी को, लिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटरी में से ओवरऑल सारे कंट्रीब्यूटरी या कुछ कंट्रीब्यूटरी से बोल सकता है पेमेंट करने के लिए, ताकि डेट एंड लाइबिलिटी क्या की जा सके, सेटिस्फाई की जा सके। देन इसके बाद 297 इज अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरी अमंग देमसेल्फ एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है सरप्लस अगर कुछ निकलता है टू द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड। कंट्रीब्यूटरी का कोई राइट है तो उसे ट्रिब्यूनल को अगर लगता है तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, यहाँ पे लगता नहीं, ट्रिब्यूनल को कंपलसरी एडजस्ट करना राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरी के राइट्स क्या कर सकते हैं, करेंगे वो एडजस्ट करेंगे, और इसके बाद अगर कुछ सरप्लस आता है तो वो सरप्लस क्या किया जाएगा, वो सरप्लस एंटाइटल पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कमिंग टू 298 दैट इज पावर टू ऑर्डर कॉस्ट। ट्रिब्यूनल को क्या लगता है, पावर टू ऑर्डर कॉस्ट क्या है, ट्रिब्यूनल इन द इवेंट ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी इनसफिशिएंट, अगर कंपनी की असेट्स क्या है, सफिशिएंट नहीं है, दे आर अनेबल टू पे द लाइबिलिटीज़, कंपनी लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर सकती, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, क्या ऑर्डर कर सकता है, फॉर पेमेंट आउट ऑफ असेट्स, किसी भी असेट को बेच बचा के क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है किस चीज़ के लिए, पेमेंट करने के लिए, जैसे चार्जेस एंड एक्सपेंसेस, जैसे क्या चार्जेस एंड एक्सपेंसेस जो किसके लिए इनकर किए जा रहे हैं, वाइंडिंग अप के लिए जो भी चार्जेस एंड एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं उसका पेमेंट आउट ऑफ द असेट्स भी क्या हो सकता है। देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 299, देन कमिंग टू व्हाट सेक्शन नंबर 299 दैट इज समन पे लेना। किसी भी पर्सन को समन पे ले सकता है ट्रिब्यूनल अगर उसे लगता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी, कंपनी की, इस पर्सन के पास है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जैसे ही सपोज करो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया या फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर हुआ और ट्रिब्यूनल को लगता है किसी पर्सन के पास, किसी ऑफिसर के पास या फिर कोई सस्पेक्टेड पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी की हो सकती हैं, तो उसे समन पे क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल कॉल कर सकता है उनको, किस चीज़ के लिए, समन के लिए। दैट मीन्स प्रेजेंट करवा सकता है अपने सामने, एग्जामिन कर सकता है पर्सन को ऑन ओथ। इनफैक्ट ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो बोल सकता है क्या, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस बुक्स इन हिज कस्टडी। अगर किसी के कस्टडी में कुछ बुक्स वगैरह हैं, पेपर्स हैं, तो बुक्स और पेपर्स को भी ट्रिब्यूनल क्या बोल सकता है, किसी भी पर्सन को ऑर्डर कर सकता है कि वो बुक्स एंड पेपर्स किसके सामने प्रेजेंट किए जाएँ, ट्रिब्यूनल के सामने वो बुक्स एंड पेपर्स क्या किए जाने चाहिए, प्रेजेंट करे जाने चाहिए। नॉर्मल सेक्शन हेयर, नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट ओनली फॉर द रीडिंग पर्पस। इसके अलावा ट्रिब्यूनल को क्या लगता है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर एनी पर्सन टू पे मनी और डिलीवर प्रॉपर्टी। किसी के इस पास में क्या है, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, तो ट्रिब्यूनल क्या बोल सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो कंपनी को बिलोंग कर सकती है, तो उनसे वापस भी वो प्रॉपर्टी ली जा सकती है, डिलीवरी वापस ली जा सकती है। दैट इज़ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पर्सन टू पे द मनी और डिलीवर प्रॉपर्टी। Now section number 300, section 300 is power to order examination of promoter director. Power to order examination of promoter director, ट्रिब्यूनल को क्या पता चला, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, कंपनी लिक्विडेटर ने रिपोर्ट किया है ट्रिब्यूनल को। जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी लिक्विडेटर ने रिपोर्ट किया ट्रिब्यूनल को कि कंपनी लिक्विडेटर के ओपिनियन में जो कंपनी है, कंपनी जो भी काम कर रही है वो फ्रॉडुलेंटली कर रही है। फ्रॉड कब कमिट हुआ है, प्रमोशन के टाइम, फॉर्मेशन या फिर बिजनेस या फिर कंडक्ट ऑफ अफेयर्स के टाइम क्या हुआ है, कोई फ्रॉड कंडक्ट किया गया है। कंपनी का जब फॉर्मेशन हो रहा था या प्रमोशन हो रहा था या अफेयर्स कंडक्ट हो रहे थे, बिजनेस अफेयर्स, तो हमारे कंपनी लिक्विडेटर का ओपिनियन है कि यहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा। और साथ ही साथ वाइंडिंग अप के ऑर्डर के साथ वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल को अगर लगता है रिपोर्ट के थ्रू कि हाँ भाई ये चीज़ें सही में हो सकता है, सस्पेक्शन है कि हो सकती है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी ऑफिसर को या फिर किसी भी पर्सन को जो ट्रिब्यूनल के सामने है, वो अपॉइंट कर सकता है और कह सकता है कि सामने वाले पर्सन का क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट डायरेक्ट सच पर्सन ऑफ ऑफिसर shall attend before tribunal on date
appointed by it for the purpose and be examined as to the promotion, formation or conduct of business as to his conduct and dealing as an officer. In short, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि किसी पर्सन का क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो वो ऑर्डर कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए. और फिर कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, he shall take part in examination and for the purpose he or it may, if specifically authorized by tribunal, employ such legal assistance as may be sanctioned. ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है कि जैसे ही कंपनी लिक्विडेटर की रिपोर्ट मिलती है, कंपनी लिक्विडेटर ने लिखा है कि फॉर्मेशन या फिर कंपनी के अफेयर्स जो है फ्रॉडलेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो कंपनी यहाँ पर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑर्डर कर देगा. इस एग्जामिनेशन में कंपनी लिक्विडेटर पार्ट लेगा और कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, चाहे तो किसी का लीगल असिस्टेंस ले सकता है. जिस पर्सन को ये लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ही विल बी ड्यूटी बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. ऑब्वियसली उसे सारे क्वेश्चन आंसर करने होंगे, लेकिन हाँ, ये पर्सन जिससे क्या किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, वो किसी भी पर्सन को, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए. देन इसके बाद कंपनी लिक्विडेटर टू अपीयर ऑन हियरिंग. इसका मतलब क्या है, इफ़ एनी सच पर्सन अप्लाइज टू ट्रिब्यूनल. अब वो सपोज करो ट्रिब्यूनल पे के पास जाते हैं, अगेंस्ट में जाते हैं कि भाई सामने वाले के अगेंस्ट में आपने एग्जामिनेशन बोला है, सामने वाला पर्सन कहाँ जा रहा है, ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है. तो इफ़ सच पर्सन अप्लाइज टू ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि वो भी हियरिंग में क्या आएगा, एप्लीकेशन में आएगा. तो बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन अगेंस्ट में है कि नहीं भाई हमारे अगेंस्ट एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है, तो वो ट्रिब्यूनल के पास अगर एप्लीकेशन करते हैं, तो ये कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी है टू अपीयर ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन एंड कॉल द अटेंशन ऑफ ट्रिब्यूनल टू मैटर्स विच अपेयर्स टू कंपनी लिक्विडेटर टू बी रेलिवेंट. अगर उसे लगता है क्या कि सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है, ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है कि वाई आई एम गेटिंग एग्जामिनेटेड, तो यहाँ पे कंपनी लिक्विडेटर को भी वो हियरिंग अटेंड करनी होगी एंड अपना पॉइंट वहाँ पे रखना होगा कि दिस वर द रीज़न, जिसके रीज़न से क्या हो रहा था, यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर किया जा रहा था. देन इसके बाद सपोज करो सारे के सारे एविडेंसेस हेयरिंग वगैरह देखने के बाद, ठीक है, जो भी कंपनी लिक्विडेटर ने एविडेंस इकट्ठे किए, जो भी हेयरिंग की, अब यहाँ पे लगा कि हाँ भाई सारी चीज़ें सही हैं. अगर सारी चीज़ें सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं. अदरवाइज़ अगर लगता है कि नहीं भाई सामने वाले पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कॉस्ट. ये जो हियरिंग है, इस हियरिंग का कॉस्ट का क्या होगा. तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि ये हियरिंग के कॉस्ट का क्या होगा. ये जो हियरिंग चल रही है कि भाई सामने वाले को एग्जामिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अब सपोज करो ट्रिब्यूनल ने देखा क्या, एविडेंसेस जो भी थे, विटनेस जो भी थे, जो कंपनी लिक्विडेटर ने बनाए. अब ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है किस चीज़ के लिए कि हाँ भैया ये जो एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो भी पर्सन सही होगा उसकी जगह जिसने गलत अगर क्या किया है, जिसने गलत एप्लीकेशन की है या फिर गलत काम किया है, तो उसे कॉस्ट बियर करने के लिए ट्रिब्यूनल कह सकता है. हियरिंग चाहे तो एडजॉर्न हो सकती है टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन दी circumstance that may award for hearing. Now section number 301 is about the arrest of person trying to leave India. वाइंडिंग अप का ऑर्डर जा चुका है, या तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर जा चुका है या फिर वाइंडिंग अप के ऑर्डर से पहले अगर कोई पर्सन को पता है कि उसने कोई कल्प्रिट एक्ट किया है और वो क्या कर रहा है, कोई भी कंसील प्रॉपर्टी सपोज करो उसने क्या किया, रिमूव करने की कोशिश कर, मतलब कोई भी अनड्यू एक्ट दैट इज़ अनफेयर, जो अनफेयर ऐसा कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसका अरेस्ट बोला जा सकता है कि सामने वाले को क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए. तो एनी टाइम, एट एनी टाइम, आइदर बिफोर और आफ्टर पासिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है किस चीज़ के लिए कि कॉन्ट्रीब्यूटरी या फिर जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, अकाउंट्स है, पेपर है कंपनी के, वो इंडिया छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, एब्सकॉन्ड होने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कॉल वगैरह पे ना करनी पड़े. देखो कंट्रीब्यूटर ही है, उसे कॉल पे करने नहीं पड़ेंगे, या फिर कोई भी पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी, जिससे प्रॉपर्टी वापस मंगवाई जा रही है, नहीं देनी पड़ेगी, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि कंट्रीब्यूटरी जो है, कंट्रीब्यूटरी को क्या किया जाए, कुछ टाइम के लिए क्या किया जाए, डिटेन किया जाए उस टाइम के लिए जो ट्रिब्यूनल को लगता है, या फिर बुक्स एंड
और जो बुक्स एंड पेपर्स है या मूवेबल प्रॉपर्टी वो उतने टाइम के लिए सीज कर ली जानी चाहिए, उतने टाइम के लिए ट्रिब्यूनल के पास रहेगी जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है।